हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट कम्युनिकेबल डिजीज़, बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 1। हम डिस्कस कर चुके हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ को पार्ट 1 पार्ट 2 में। ये जनरली पार्ट 3 वीडियो होने जा रही है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपका कोई भी डाउट हो एएचएन सब्जेक्ट से रिलेटेड या बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। आज के वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लेप्रोसी, डेंगू, फ्लेक, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, फिलारिसिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, पोलियोमाइलाइटिस एंड कोविड-19। अगर मैं बात करूँ, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे लेप्रोसिस डिजीज़ को, डेंगू डिजीज़ को एंड कोविड-19 डिजीज़ को। बाकी सब की हम मेनली डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे क्योंकि बाकी सब एज अ वेरी शॉर्ट में आपका आ सकता है। आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा वो लेप्रोसी, डेंगू, कोविड-19 से बनेगा। अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेबल डिजीज़ में, आपका इंपॉर्टेंट हेपेटाइटिस है, गैस गैंग्रीन है, कोविड-19 है, मेनिंजाइटिस और ट्यूबरक्लोसिस है। तो अगर आप डिटेल में कर रहे हैं ना तो ये 5 डिजीज़ को डिटेल में करिएगा। सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, गैस गैंग्रीन, कोविड-19 एंड मेनिंजाइटिस, इनको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन बहुत ही टाइम रिपीट होते रहते हैं। इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ हमारी आज की डिजीज़ को, वो है हमारी लेप्रोसी। लेप्रोसी डिज़ीज़ की अगर मैं बात करूं तो ये क्रोनिक कंडीशन होती है। ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया से होती है। उस बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। उसी को हम लोग हैंसन डिसीज़ के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं लेप्रोसी डेफिनेशन की। लेप्रोसी इज़, ये आपका इसे, लेप्रोसी इज़ डिफाइंड एज क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट इज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई, ऑल्सो नोन एज हैंसन डिजीज़। यह आपके कौन से ऑर्गन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है? वो आपका है स्किन, नर्व, बोन और इंटरनल ऑर्गन्स। फिर हम बात करते हैं इंसिडेंस की। इंसिडेंस की अगर मैं बात करूँ 1981 में आपको 4 मिलियन पीपल मिलेंगे जो लेप्रोसी से ग्रस्त थे। फिर प्रिवेलेंस की अगर मैं बात करूँ तो 5 to 6 पर 1000 पे थे। ईच ईयर 3 लाख न्यू केसेस आपको मिलते थे। एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो एजेंट फैक्टर में आपका एजेंट था माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आपको कोई भी एक्यूट लेप्रोसी पेशेंट को हो सकता है। अगर मैं बात करूँ कोई पेशेंट है जिसको एक्यूट कंडीशन, अगर आप उसको ट्रीट नहीं करोगे तो वो किस में कन्वर्ट होती है? क्रोनिक कंडीशन में डेवलप होती है। इसमें आपके एनिमल्स आते हैं जैसे कि मंकी, चिंपैंजी। पोर्टल ऑफ एग्जिट की अगर मैं बात करूँ तो वो आपका ह्यूमन ऑर्गन होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ह्यूमन ऑर्गन से थ्रू इन्फेक्शियस डिजीज़ में आपका निकल सकता है। और आपका आता है नोज़, स्किन, थ्रोट। या आपके कुछ एजेंट फैक्टर्स हैं जो आप एक इनको मेंशन करेंगे एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर में। फिर आपका आता है होस्ट फैक्टर। अगर मैं बात करूँ होस्ट की, जो आपका पर्सन है उसके लिए, तो ये लेप्रोसी आपके किसी भी एज में हो सकती है। ये सबसे ज़्यादा मेल में होती है एज़ कंपेरिजन टू फीमेल। माइग्रेशन की बात करूँ तो ये आपको रूरल एरिया में मिलेगी, अर्बन एरिया में आपको नहीं इतनी मिलेगी। फिर अगर मैं बात करूँ इम्यूनिटी की, जिस पर्सन की लो इम्यूनिटी है उसको हो सकता है। जेनेटिक की अगर मैं बात करूँ, जिस भी पर्सन का लिम्फोसाइट लिंक्ड जीन के साथ होगा उनको लेप्रोसी हो सकती है। फिर आपका आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंट में आपके 2 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ह्यूमिडिटी, फिर दूसरा आपका है ड्राइड नेजल सिक्रेशन। जो आपका नेजल सेप्टम है उसके बाद में आपके राइट नेजल और लेफ्ट नेजल होती है, अगर उसमें सिक्रीशन नहीं है, वो ड्राइड है, तो वो भी कब से, लीस्ट 9 डेज, एटलीस्ट आपका 9 डेज से वहाँ पर ड्राइड है तो आपको लेप्रोसी अकर हो सकती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसके आपके 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो ड्रॉपलेट की वजह से हो सकता है, किसी कांटेक्ट की वजह से हो सकता है, आप किसी से भी नज़दीकी होंगे उनकी वजह से आपको हो सकता है। अदर्स में आता है जैसे कि निडल के इंसर्शन की वजह से हो सकता है। एग्जांपल में आप टैटू निडल भी दे सकते हैं क्योंकि जब आप टैटू बनवाते हो तो टैटू में भी एक निडल होती है जो आपके स्किन में प्रिक करके ही इंक करके टैटू को बिल्डअप करती है। फिर आता है आपका क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको 4 टाइप्स के मिलेंगे लेप्रोसी। तो सबसे पहले होता है लेप्रोमैटस, फिर आपका होता है नॉन लेप्रोमैटस, फिर होता है बॉडी
बॉर्डर लाइन, फिर होता है इंटरमीडिएटेड। जो आपका नॉन लेप्रोमेटस होता है वो आपका दो टाइप में डिवाइड हो जाता है फर्दर जाके, मतलब कि क्लासिफिकेशन में आपके चार ही टाइप्स होते हैं लेप्रोसी के। जो आपका नॉन लेप्रोमेटस होता है वो आपका जाता है, वो आपका दो में होता है। पहले वाले का नाम है प्योर न्यूवेटिक, फिर आपका जो सेकेंड पॉइंट होता है वो आपका जाता है ट्यूबरक्यूलॉइड। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन है लेप्रोसी का। अब हम लोग इनको डिटेल में डिस्कस कर दें कि इनका मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूँ लेप्रोमेटस की, तो ये आपके हाईली इन्फेक्शियस डिजीज में आता है और ये आपके स्किन, मुकोसा, नर्व्स और इंटरनल ऑर्गन को अफेक्ट करता है। जो आपका नॉन लेप्रोमेटस होता है ये मेनली आपका दो में आता है। आपने अभी पढ़ा कि एक आपका आपका प्योर न्यूराइटिस में आता है और एक आपका ट्यूबरक्यूलाइट में आता है। जो आपका प्योर वाला होता है वो आपका नर्व इन्वॉल्वमेंट में नहीं होता है, उसमें कोई भी आपका लीसेंस स्किन पे नहीं होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। जो आपका ट्यूबरकुलॉइड होता है ये आपका वेल डिफाइंड लीसेंस आपको मिलेगा आपके स्किन पे, साथ ही साथ वो फ्लैट एंड रेजेंट फॉर्म में भी आपको मिल सकता है। फिर आपका जो थर्ड क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था बॉर्डर लाइन का, ये कंसिस्ट करता है चार और उससे ज़्यादा लीसेंस को, और लीसेंस आपके फ्लैट और रेंज हो सकता है। अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल ये आपकी स्किन है तो कुछ लीसेंस होते हैं जो फ्लैट होते हैं और रेंज के लीसेंस कुछ इस तरीके से आपके होंगे। आपने पिंपल देखा है, कुछ कुछ पिंपल सिर्फ आपके सरफेस पे रहते हैं, कुछ इस तरीके से रहते हैं, तो उस तरीके से आपको मिलेगा। और बॉर्डर लाइन में आपको वहाँ पे सेंसरी इम्पेयरमेंट होगा जो आपको बॉर्डर लाइन और आपको बाकी से डिफरेंस करते हैं। फिर आपका आता है इंटरमीडिएटेड। अगर मैं बात करूँ इसमें इसमें आपको पिगमेंटेशन मैक्यूल्स का मिलेगा जो कि आपकी सेंसरी इम्पेयरमेंट कर देंगे। ये लीसेंस भी आपके प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी जैसे डिजीज़ अकर हो रही है, कैसे आपकी बॉडी में अकर हो रही है, उस सबको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, इटोलॉजिक आपको पता है जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से आपकी बॉडी में अकर हो सकता है। तो वो बैक्टीरिया आपकी क्यूटेनियस टिश्यू में अटैच करेगा, उसके बाद में पेरिफेरल नर्व जाएगा, फिर वहाँ पे क्या करेगा, जो स्किन होती है स्किन में लीसेंस करेगा। स्किन में लीसेंस क्रिएट करने के जहाँ पे एरिया है वहाँ पे जो भी हेयर होंगे उनको लॉस करेगा, मतलब हेयर रिमूवल करेगा। फिर उसी स्किन पे एक पैचेस क्रिएट कर देगा, उस पैचेस को हम लोग कहते हैं इरिथमेटस। उसको बाद में वो पूरी आपकी बॉडी पे स्प्रेड करेंगे। अगर मान लीजिए आपके लेग एरिया में होगा तो आपके हेड टू टो में पूरा ये क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपके फेशियल स्किन है उस पर रिंकल्स आने लगेंगे, फिर आपको साइन ऑफ सिम्टम्स मिलेगा। तो ये पैथोफिजियोलॉजी आपके लेप्रोसी डिजीज़ की। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को जो आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपके जो ईयर लोब्स हैं वो थिक हो जाएंगे और लंपी हो जाएंगे, मतलब कि आपको सेंसेशन नहीं मिलेगा। जो आपकी आइज़ हैं, जो आइज़ के मतलब आइज़ के ऊपर क्या होता है, आईब्रोज होते हैं, उसमें आपको लॉस मिलेगा। हेयर में क्या होगा, कमी मिलेगी। आपके जो नॉस्ट्रल है समटाइम डिफॉर्म्ड हो जाएंगे, डिफॉर्मिटीज़ आपको मिलेगी, नोड्यूल्स मिलेगा, शॉर्टनिंग हो जाएगी आपके टोज और फिंगर्स की। आप फिंगर लॉस, रेड पैचेस, आपको डिप्रेशन मिलेगा ब्रीजिंग ऑफ नोज में, थिकनिंग हो जाएगी आपके स्किन में, आपका थिकन हो जाएगा क्यूटेनियस, आपकी स्टिफनेस हो जाएंगे फिंगर्स में। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलेगा जिस पर्सन को लेप्रोसी हुई है। फिर आता है आपका डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो कॉमन सी बात है, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिससे हम लोगों को टाइप ऑफ बैक्टीरिया क्लियर हो पाता है। फिर हम लोग फुट पैड कल्चर कराते हैं जिसमें हम लोग इनोकुलेट करते हैं मटेरियल को फुट पैड ऑफ माइस से, जिससे हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं मल्टीप्लिकेशन को। हम लोग हिस्टामीन टेस्ट कराते हैं जिसमें हम लोग इंजेक्ट करते हैं हिस्टामीन को और पर्सन में, और फिर हम लोग जहाँ पे भी पैचेस है वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं और फिर वहाँ से हम लोग टेस्ट करके क्लियर करते हैं। हिस्टामीन टेस्ट हमारा एलर्जी टेस्ट में भी आ जाता है। हम लोग बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी का मतलब क्या होता है, जो भी आपका स्किन है वहाँ पे हम लोग सेल को क्या कर देते हैं, एक्सीजनल निकाल लेते हैं और उसके हम लोग बाद में जाके टेस्ट कराते हैं। लैब रिपोर्ट में स्टडी करती है कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसने कितने डिग्री पे अफेक्ट करा है, वो सारी चीज़ें हम लोग बायोप्सी के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। फिर हम लोग इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करते हैं जिसमें हम लोग लेप्रोमाइन टेस्ट को भी कहते हैं। इसमें हम लोग लेप्रामिन होता है उसको हम लोग इंट्राडर्मल इंजेक्ट करते हैं हम लोग 0.1 ml, और इसको हम लोग इंट्राडर्मल देते हैं और इसको हम लोग 14 घंटे से 6 घंटे तक छोड़ देते हैं, उसके बाद में आपको इसका रिजल्ट मिलता है। फिर आपका आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन की अगर मैं बात करूँ तो प्रिवेंशन आपका दो टाइप्स में होता है।
एक आपका होता है प्राइमरी, एक होता है आपका सेकेंडरी। अगर मैं बात करूँ प्राइमरी की, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसको आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। आपको केस को पहले डिटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक्यूट कंडीशन में क्लियर हो जो बेटर है, नहीं तो वो क्रॉनिक कंडीशन में बदल सकता है। फिर इम्यूनो प्रोफाइलैक्सिस, इम्यूनिटी आपकी वीक है तो इम्यून को आपको डेवलप करना है, उसके लिए आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस और प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस का इस्तेमाल करना है। आपको रिहैबिलिटेशन करना, पर्सन को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। सेकेंडरी का मतलब होता है जब बहुत ही कंडीशन सीवियर हो गई तो आप ड्रग थेरेपीज देंगे। ड्रग में आप रिफाम्पिसिन देंगे, क्लोफाजिमीन देंगे, डेप्रोसोन देंगे, और आप कीमोथेरेपी का भी यूज़ करेंगे। फिर आपका आता है नर्सेज रोल। नर्सेज रोल की अगर मैं बात करूँ, क्या आप कह सकते हैं नर्सेज रोल में सबसे पहले आप पेशेंट में केस डिटेक्शन पहले करेंगे, साइन एंड सिम्टम्स को ऑब्जर्व करते रहेंगे, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, पेशेंट को जो ड्रग्स हैं, मल्टी ड्रग्स थेरेपीज वाली हैं, उनको टाइम पे देंगे, कीमोथेरेपी के लिए उनको प्रिपेयर करेंगे, उनको कोई भी चीज़ मतलब आप दे रहे हैं तो आप हाइजीन के साथ देंगे, आपको हैंड हाइजीन पे फोकस पूरा करना है, उनकी फैमिली को भी आप एजुकेट करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है तो आप थेरेपीज़ का यूज़ करेंगे, और एट लास्ट रिहैबिलिटेशन का भी हेल्प लेंगे पर्सन के लिए। फिर आता है आपका लास्ट में कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे लेप्रोसी पेशेंट में एज अ कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहले लॉस ऑफ सेंसेशन। लॉस ऑफ सेंसेशन इसलिए होगा क्योंकि ईयर लोब आपका थिक और लंपी हो जाता है। फिर परमानेंट नर्व डैमेज। परमानेंट नर्व डैमेज इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो जाता है, और सबसे ज़्यादा इसका अफेक्ट आपके नर्व्स पे होता है। तो नर्व और बोन और स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स पे अफेक्ट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको नर्व डैमेज मिलेगा। मसल्स वीकनेस हो जाएगी, इसलिए आप मेलेज हो गए, आपकी स्ट्रेचिंग वीक हो जाएगी। डिसफिगरमेंट होगा। डिसफिगरमेंट अभी आपने पढ़ा था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में कि स्टिफनेस हो जाएगी आपके फिंगर्स में, आपके थिकनिंग हो जाएगी, और आप में थिकनिंग के बाद में क्यूटेनियस नर्व में भी आपको प्रॉब्लम मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी लेप्रोसी में। लेप्रोसी डिजीज़ आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट अब हम डिजीज़ डिस्कस करते हैं डेंगी। डेंगी क्या है? ये आपकी एक्यूट इन्फेक्शियस मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है। ये आपके मॉस्किटो की वजह से होती है, और आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा मसल्स पेन्स, जॉइंट पेन, बोन मसल्स पेन मिलेगा, फीवर होगा, रैशेस अकर होंगे, और इसको हम लोग ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप तुरंत इसको अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि वन मार्क क्वेश्चन में कभी कभी पूछ सकते हैं कि ब्रेक बोन फीवर आप किसको कहते हो, तो आपको पता होना चाहिए वो हमारा डेंगू होता है। फिर हम बात करते हैं इंसिडेंस की। इंसिडेंस की अगर मैं बात करूँ तो 95% चिल्ड्रंस में आपको मिल जाएगा जिनकी एज 15 ईयर से कम है। इसके 10 लीडिंग कॉजेज़ हैं, सबसे ज़्यादा एशियन कंट्रीज़ में आपको मिलता है। फिर आपकी अगर मैं बात करूँ एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर की, तो उसमें आपकी 3 चीज़ें आती है, अभी तक आपको क्लियर होगी। सबसे पहले आपका आता है एजेंट, एजेंट के बाद में आपका आता है होस्ट, होस्ट के बाद में आपका आता है इन्वायरमेंट। अगर मैं बात करूँ एजेंट की, तो आपको पता है एजेंट कौन है। एजेंट आपको मॉस्किटो है, उस मॉस्किटो को हम लोग कहते हैं एडीज मॉस्किटो, या फिर आप कह सकते हैं एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो है। ये आपका ग्रुप बी अरबो वायरस में आता है। अगर मैं बात करूँ होस्ट फैक्टर की, होस्ट फैक्टर में ये आपका एज की अगर मैं बात करूँ तो ये किसी भी एज में अगर हो सकता है। अगर मैं बात करूँ सेक्स में, तो इसमें ऐसा कोई नहीं है कि ये मेल को ज़्यादा होता है, ये फीमेल को ज़्यादा होता है, ये किसी को भी हो सकता है। मतलब ये सस्पेक्टेबल होता है, जिसके अंदर एजेंट का अफेक्ट रहेगा उस होस्ट को ये ज़्यादा अफेक्ट करेगा। इम्यूनिटी कोई भी आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ होगी तो उसमें आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, इसीलिए आपकी बॉडी उस चीज़ को रेजिस्टेंट नहीं कर पाती है। रेस की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों के लिए इक्वली अफेक्टेड होता है, दोनों मतलब कि बोथ वाइट एंड ब्लैक के लिए इक्वली अफेक्टेड होता है। फिर आपका एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर में लास्ट आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में अगर मैं बात करूँ, ये ज़्यादातर रेनी सीजन के बाद होता है। अगर आप अभी का वक्त देख रहे हो तो अभी आपको बहुत सारे पेशेंट्स मिलेंगे जो अफेक्टेड होते हैं डेंगू से। उनका प्लेटलेट्स कम हो जाता है, उनके आरबीसीज बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उनको इतना ज़्यादा फीवर होता है, इतना ज़्यादा पेन होता है। अगर आप डेंगू वार्ड जा रहे हो तो आपको 28 to 30 पेशेंट्स मिल जाएंगे। फिर आपको ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया पर्सन्स को मिलेंगे जिनका लो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, उनके लिए भी आपको देखने को मिल जाएगा। पुअर सैनिटाइजेशन, पुअर ह्यूमन इन्वायरमेंट, तो इन सारे में आपको
मिल सकता है डेंगू के केसेस। फिर आपका पॉइंट आता है टाइप्स। अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ डेंगू तो वो 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला आपका होता है क्लासिकल डेंगू फीवर, फिर आपका होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर, फिर आपका आता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। अगर मैं बात करूँ क्लासिकल डेंगू फीवर की तो ये आपका एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड आपका 3 टू 10 डेज होता है। फीवर इसका आपका रहता है 30 टू 40 डिग्री सेल्सियस। फीवर आपका 5 दिन तक बना रहता है। फिर आपका डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर आता है। जो सीवियर फॉर्म होती है डेंगू की वो आपकी हेमरेजिक फ़ीवर में आती है। ये एक से ज़्यादा वायरस के द्वारा कॉज़्ड किया जाता है। इसमें 3 फ़ेजेज़ आते हैं। एक आपकी होती है फेब्राइल फ़ेज़ जिसमें आपको फ़ीवर रहता है। एक होती है क्रिटिकल केस जिसमें आपकी कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है, जिसमें आपका प्लेटलेट्स, इम्यूनिटी, आपकी बॉडी हर एक चीज़ एकदम लो हो जाती है। उसके बाद में आता है रिकवरी फ़ेज़ जिसमें क्या होता है आपकी जो मेडिकेशन है उसका असर होता है और आप रिकवर कर पाते हो। फिर आपका आता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये आपकी रैपिड वीक पल्स कर देता है और इसमें हाइपोटेंशन हो गया, कोल्ड स्किन रहेगी और सबसे अगर मैं मेन बात करूँ तो इसमें डेथ रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है। फिर आता है आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूँ जो मॉस्किटो होता है वो मेन में जाता है, मेन में अपना मतलब मल्टीप्लिकेशन करता है, ग्रोथ कराता है, ग्रोथ कराने के बाद में फिर मॉस्किटो फिर अपने स्पोर्स को ले लेता है मेल फीमेल को। फिर वहाँ पे आपका मॉस्किटोज़ में होता है। फिर मॉस्किटोज़ के बाद में जो उसके स्पोर्स होते हैं जिनको हम लोग स्पोरोसाइट कहते हैं वो फिर से मेल में ट्रांसफ़र करता है। अगर मैं बात करूँ आपने ट्रांसमिशन साइकिल देखी ही होगी एनसीईआरटी की बुक में और आपको वो लर्न भी होगा। तो इसमें क्या होता है जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो एक मैन को बाइट मतलब कट करती है, जिसमें जो उसके स्पोर्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं स्पोरोसाइट्स, वो आपके ब्लड के थ्रू आपके लीवर में जाते हैं। वहाँ पे पहले मैच्योर होते हैं, उसके बाद में फिर आरबीसी सेल्स को क्या करते हैं बर्स्ट करते हैं, फिर अपनी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। वहाँ सब करने के बाद में फिर वो स्पोर्स जो होते हैं वो मेल फीमेल में डिवाइड करके फिर मॉस्किटो आती है। फिर उसको जब ब्लड सक करती है तो वो दोनों चले जाते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन मॉस्किटो की गट में होता है। आफ्टर दैट वो फिर सलाइवा से लेते हैं, फिर किसी और पर्सन को अफेक्ट करते हैं। तो ये आपकी साइकिल है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इंक्यूबेशन अगर मैं बात करूँ इंक्यूबेशन पीरियड की तो 3 टू 15 डेज होता है। फिर हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर जो मॉस्किटो है वो क्या करेगा बाइट करेगा मैन को, फिर ही स्पोरोजोइट्स को ट्रांसफ़र करेगा। फिर वो वायरस आपका इंटर करेगा, इंटर करने के बाद में जो आपकी वेस्कुलर परमेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर देगा। फिर आपके प्लाज्मा को लीकेज होगा, फिर आपके हाइपोवॉल्यूमिक शॉक डेवलप हो सकता है। तो ये आपका सेप्टिक शॉक में भी आ सकता है। फिर आपको कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलेंगे डेंगू में। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसमें 3 डिफरेंट स्टेजेस जैसे डिवाइड करी थी क्लासिफिकेशन पे, तो वैसे ही क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी आपको तीनों में अलग-अलग मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ क्लासिकल डेंगू फीवर में तो आपको फीवर 105 डिग्री सेल्सियस का मिलेगा। मलेज़ रहेगा, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा रहेगा और थकाहट सा रहेगा, आपको बैक एक भी होगा। फिर आपको रेट्रो और बाइटल पेन होगा, सीवियर हेडेक होगा, पेन होगा आपके एक्सट्रीमिटीज़ में, एनोरेक्सिया होगा और बोन पेन होगा। तो ये आपको क्लासिकल में मिलेगा। फिर आपका जो हेमरेजिक फीवर होता है उसमें आपको ऑनसेट मिलेगा फीवर का, लेकिन आपका एक्यूट होगा, परप्यूरा होगा, इकाइमोसिस होगा, गम ब्लीडिंग होगी, पेचिया होगा और मेलेनिया होगा। तो ये आपको मिलेगा हेमरेजिक फीवर में। जो आपका शॉक सिंड्रोम होता है उसमें आपका हाइपोटेंशन मतलब कि आपका लो बीपी हो जाएगा, आपकी स्किन कोल्ड होगी, रेस्टलेसनेस होगा, पल्स आपकी वीक हो जाएगी, रैपिड हो जाएगी और ट्रैकीकार्डिया की कंडीशन आपको मिलेगी। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन आता है, फिजिकल एग्जामिनेशन आता है, फिर वायरस आइसोलेशन आता है जिसमें आप फर्स्ट 6 डेज जो पर्सन है उसका स्पेसिमेन को टेस्ट करके आइडेंटिफाई करेंगे वायरस के लिए। फिर वायरल न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन करेंगे जिसमें हम लोग आरटी मतलब कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ऐसे का यूज़ करते हैं। फिर हम लोग स्पाइनल टैप बैक्टीरिया को स्पाइनल फ्लूइड से चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं हेमाटोलॉजिकल से, जैसे कि ब्लड काउंट देखेंगे, प्लेटलेट काउंट देखेंगे और प्लेटलेट काउंट बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज होता है। आप डेंगू के लिए एलिसा टेस्ट भी करा सकते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। फिर मेडिकल मैनेजमेंट आता है। मेडिकल मैनेजमेंट आपका अगर मैं बात करूं क्लासिकल में आप
पर्सन को प्रॉपर बेड रेस्ट दोगे, उसको एंटीबॉडीज़ दोगे जिससे वो हाइपरथर्मिया हुआ है उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, और पेन को रिलीफ देने के लिए आप एनाल्जेसिक दोगे। हेमरेजिक फीवर में आप पर्सन के सबसे पहले तो वाइटल्स को मेंटेन करोगे। क्यों वाइटल्स को मेंटेन करोगे? क्योंकि इसमें जो फीवर का ऑनसेट होता है वो एक्यूट होता है, और वो किस अकॉर्डिंग है, क्या रेंज है, उसको आप मेंशन करोगे। उसके लिए आपको चार्टिंग मेंटेन करनी होगी। आप पर्सन को बोल्ड ट्रांसफ्यूजन प्रोवाइड करोगे, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपीज प्रोवाइड करोगे, जैसे डिहाइड्रेशन जो है आप उसको स्किप कर सको। फिर आपका आता है डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसमें पर्सन को आप बेड रेस्ट दोगे, बैक केयर दोगे, और रिप्लेसमेंट होगा प्लाज्मा का। फिर आपका आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले तो आप वाइटल साइंस को मॉनिटर करोगे, जो भी मेडिकेशन है प्रिस्क्राइब फिजिशियन के वो प्रोवाइड करोगे, हेमाटोक्रिट लेवल को देखते रहोगे, पर्सन के फीवर को देखते रहोगे, और उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करोगे। उनको मॉस्किटो नेट अच्छे से कवर करके रखोगे, न्यूट्रिशनल इनटेक को उनको इनकरेज करोगे, और पेशेंट से कहोगे कि आपको हाइजीन क्लीनिनेस प्रोवाइड मतलब मेंटेन रखनी है, और आप उनको क्या प्रोवाइड करोगे? साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो ये कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट है वो आप करोगे एक डेंगू पेशेंट में। फिर आपका आता है प्रिवेंशन। आप क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हो जिससे आप डिजीज़ को रोक सकते हो? तो सबसे पहले तो आपका एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए। जो भी पानी इकट्ठा हो जाता है, जहाँ पे भी गंदगी होती है, वहाँ पे मच्छर ज़्यादा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो वहाँ पे आपको साफ रखना है। आपको मॉस्किटो नेट का यूज़ करना है, या फिर जो ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो मॉस्किटो को किल करते हैं, जैसे कि ऑल आउट है, उन सब का यूज़ करना है। जो अगर मॉस्किटो होंगे आपको बाइट करेंगे तो ऑफकोर्स ये बात आपको भी हो सकता है। आपको एंटीवायरल मेजर्स के लिए भी यूज़ करना है। आपको एंटी लार्वर एजेंट्स होते हैं उनके लिए यूज़ करना है। आपको ड्रिंकिंग वाटर कंटेनर्स को कवर रखना है, जैसे वो कंटामिनेटेड ना हो। आपको लॉन्ग स्लीव शर्ट या लॉन्ग पैंट पहनना है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर आपके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो पर्सन को देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले मिलेगा डैमेज ऑफ ब्रेन, लीवर फेलियर मिलेगा, मायोकार्डाइटिस मिलेगा, इंसेफेलोपैथी मिलेगी। तो ये कुछ आपके 4 कॉम्प्लिकेशंस है जो आपको देखने को मिलेगा पेशेंट को जिसको डेंगू हुआ है। डेंगू टॉपिक डिटेल में मैंने इसलिए कवर करा है कि इस बार हो सकता है एग्ज़ाम में आपके आ जाए। फिर हम बात करते हैं फ्लेक की। तो फ्लेक में सिंपल सी आपको डेफिनेशन कंप्लीट करनी है। अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन की, तो ये क्या होता है? ये आपका प्राइमरी और बेसिकली जूनोसिस होता है रोडेंट्स और फेसेस प्लेस में। ये आपका नेचुरली फोकाई होता है जो ट्रांसमिट हो जाता है एक इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग से फिर आपके सेम इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में, उसको हम लोग कहते हैं फ्लेक। फिर आपका अगर मैं सिंपल सी बात करूँ मलेरिया की, तो मलेरिया क्या है? मलेरिया एक प्रोटोजोन डिजीज़ है, या आपके पैरासाइट्स की वजह से होता है, और इसमें आपके मॉस्किटो प्लाज्मोडियम आते हैं। ये मेनली इन्फेक्टेड किससे होता है? फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो से होता है। ये आपका मेन है। इसमें भी आपके टाइप्स आते हैं। टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आता है जो आपका वाइडली स्प्रेड करता है। फिर आपका आता है प्लाज्मोडियम ओवेल जो रेयर केसेस में होता है। फिर प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है जो मलेरिया कॉज करता है। फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है जो आपका डेथ कॉज करता है। तो मलेरिया में आपके लिए इतना कंटेंट सफिशिएंट है। अगर कभी भी मलेरिया साइकिल आ रही है तो आप सिंपल से इसकी साइकिल इस तरीके से बना सकते हैं, इससे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, जो स्पोरोजोइट फॉर्म में होता है वो आपका लीवर में जाता है। लीवर में जाने के बाद में वो मीरोजोइट रिलीज करता है दो में, एक होता है ट्रोफोजोइट, एक होता है सीशॉन्ट। फिर वो आपका क्या करता है आगे जाके मतलब कि ह्यूमन के जो ब्लड होता है उसमें इंटर करता है, उसको अफेक्ट करता है। फिर आपके 2 गैमेट्स बनाता है, मैक्रो माइक्रो। तो वो मैक्रो माइक्रो आपका जो होता है वो फ्यूजन करता है। फ्यूजन के बाद में कैविटीज तक रीच करता है, फिर स्लाइवरी ग्लैंड के स्टमक पर चलता है, फिर आपका सिस्ट को रिलीज करता है। तो ये आपके मलेरिया की साइकिल है, और ये आपको ईजिली मिल जाएगी गूगल पे एकदम आपको प्रेजेंटेशन के साथ में, जिससे आपका वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है आपको थोड़ा कंफ्यूज करोगे, इसमें डायग्राम में दे रखा है जैसे आपको एनसीईआरटी बुक में मेंशन होता है, तो वो डाउट भी एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपका आता है चिकनगुनिया। अगर मैं बात करूँ ये क्या होता है, तो ये आपके मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज़ है। ये ट्रांसमिट होती है अल्फा वायरस के थ्रू। इसमें आपका मेन क्या होता है एडीज इजिप्टाई, या फिर आप कह सकते हैं एडीज अल्बोपाइटिस मॉस्किटो। ये कॉज करता है आपकी
चिकनगुनिया को, ये आपका कंट्रोल हो जाता है, अफेक्टेड पर्सन से होता है, लेकिन इसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर मैं बात करूँ तो इसमें मॉस्किटो और मैन का ही साइकिल रहता है, मतलब कि मॉस्किटो फिर मैन में जाएगा, वो मैन से फिर मॉस्किटो फैलेगा, फिर दूसरे मैन को अफेक्ट करेगा। तो चिकनगुनिया में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। साइन एंड सिम्टम्स नॉर्मल सा वही रहेगा जो आपको एज यूजुअल मिलता है, जैसे कि रैशेस मिलेंगे, हेडेक मिलेगा, मसल्स पेन मिलेगा, मलेज मिलेगा, नोजिया मिलेगा, वॉमिटिंग मिलेगा, हाई फीवर मिलेगा, जॉइंट पेन मिलेगा, बैक एक होगा। तो ये कुछ आपके साइन एंड सिम्टम्स एकदम कॉमन है जो आप चिकनगुनिया, फ्लेग, मलेरिया इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर आपका आता है स्वाइन फ्लू। अगर मैं बात करूँ स्वाइन फ्लू की, तो ये आपकी रेस्पिरेटरी डिजीज़ में आता है। ये आपका कॉज होता है टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। तो अगर मैं बात करूँ इसमें मेन आपका क्या कॉज रहता है, तो मेन आपका कॉज रहता है HI, जिसको हम लोग कहते हैं हीम एग्लूटिनिन। एक होता है आपका NI, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरामिनिडेसिस, इसकी वजह से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका कॉन्टैक्ट की वजह से होता है। जो भी इन्फेक्टेड पिग्स या इन्वायरमेंट में इन्फेक्टेड आपको वायरस मिला उससे हो सकता है, पर्सन टू पर्सन आपको हो सकता है, फिर आपको ये हो सकता है ईटिंग पॉर्क या फिर पॉर्क प्रोडक्ट की वजह से। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपको क्या मिलेगा, फीवर मिलेगा, सॉर थ्रोट मिलेगा, वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा, रनी नोज होगा, कफिंग, नॉजिया होगा। तो ये सारे साइन ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको एक ह्यूमन में, एक पर्सन में। लेकिन जब पिग्स में होगा तो क्या मिलेगा आपको, डायरिया मिल सकता है, उसमें कफिंग मिल सकता है, सोर थ्रोट मिल सकता है, लैक ऑफ एपिटाइट मिलेगा, फीवर मिलेगा, स्नीजिंग मिलेगी, वेट लॉस मिलेगा। तो ये कुछ मेन सिम्टम्स है जो आपको देखने को मिलेगा पिग्स में जिस पिग को स्वाइन फ्लू हुआ है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आपका एकदम कॉमन होता है। कॉमन की अगर मैं बात करूँ वही हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, वायरस आइसोलेशन, नेजल स्वैप, नारोफेरेंजियल स्वैप, एंडोट्रैकियल एस्पिरेशन, RT-PCR टेस्ट, मतलब कि आपको पता है PCR आपका आता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। RT का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर आपका आता है मैनेजमेंट में आप एंटीवायरल थेरेपीज़ का यूज़ करेंगे क्योंकि आपकी ये स्वाइन फ्लू वायरल डिजीज़ है। प्रिवेंशन में आप फार्मर से कहेंगे उनको फेस मास्क का यूज़ करना, ग्लव्स का यूज़ करना जब भी वो इन्फेक्टेड एनिमल के पास जा रहे हैं। स्नीजिंग कफिंग में आपको अपने नोज़ माउथ को कवर करना है। आपको कम एक्सपोज होना है वो इन्फेक्टेड पर्सन से जो क्वारंटाइन में है। आपको हाइजीन मेंटेन करनी है, एनवायरनमेंट क्लीन रखना है, वॉश हैंड को रखना है, इन्फेक्टेड पर्सन से आपको कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना है और हैंड सैनिटाइजर्स का यूज़ करना है। फिर आपकी नेक्स्ट डिजीज़ आती है फिलैरिसिस। अगर ये बात करोगे क्या होता है, तो ये आपकी पैरासाइट डिजीज़ के द्वारा होता है और ये एक आपका थ्रेड लाइक हेमाटोड्स होते हैं जो आपकी फैमिली फिलोरिडिया में आते हैं। अगर मैं बात करूँ उसके टाइप्स की, तो ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आता है आपका लिम्फेटिक, फिर आपका आता है सबक्यूटेनियस, फिर आपका आता है सीरियस कैविटी। अगर मैं बात करूँ लिम्फेटिक, ये आपका विचीरिया बेनक्रॉफ्टाई की वजह से होता है और इसको हम लोग एलिफेंटेसिस के नाम से भी जानते हैं। फिर सबक्यूटेनियस ये आपका होता है लोआ की वजह से, ये आपका आईवॉर्म होता है। सीरियस कैविटी आपका मैनसोनीला और ओजार्डी की वजह से होता है। फिर अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन की, तो ये एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है। ये आपके फिलारियस पैरासाइट, उसको हम लोग कहते हैं वुचीरिया बेनक्रॉफ्टाई या फिर ब्रूगी मलाई, इसकी वजह से होता है। अगर आपने NCERT पढ़ा तो आपने वुचीरिया बेनक्रॉफ्टाई कॉमा करके वुचीरिया मलाई डिजीज़ को पढ़ा होगा, जिसकी वजह से आपकी एलिफेंटियासिस होता है, जिसमें मेन क्या होता है जो आपके जेनाइटल्स, लेग और आर्म्स, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग मिलती है। इंसिडेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये 120 मिलियंस इसको सफ़र कर रहे हैं पर्सन। इसमें ओवर 304 मिलियन पीपल जो होते हैं वो डेंजर जोन में है। किससे? फिलैरिस डिसीज़ के। इसका मेन पॉजिटिव एजेंट वुचीरिया बेनक्रॉफ्टाई, वुचीरिया मलाई या फिर आप कह सकते हैं ब्रूगिया मलाई है। इसका मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन मॉस्किटो बाइट से होता है। अगर मैं बात करूँ इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, तो ये आपका 12 to 18 मंथ्स होता है। फिर हम बात करते हैं फिलैरिसिस साइकिल की। तो आप ये देख रहे हैं डायग्राम, तो इसमें क्या होता है जो आपका वुचीरिया बेनक्रॉफ्टाई है, सबसे पहला पॉइंट जो मॉस्किटो है उसने मील के टाइम पे लार्वा को इंटर कर दिया स्किन में। फिर क्या होगा, वो आपके ह्यूमन स्टेज मतलब के पर्सन में जाके वहाँ पे अपनी डेवलप करेगा। डेवलप करने के बाद में एडल्ट में क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा माइक्रोफिलेरे को और वो माइग्रेट करेंगे आपके लिम्फ और ब्लड चैनल्स के थ्रू में, जिसकी वजह से मॉस्किटो जब फिर से अपना मील लेगा तब वो इंजेक्ट कर लेगा माइक्रोफिलेरिस को, राइट। ये आपका क्या होता है, एक होता है इनफेक्टिव स्टेज में, एक होता है डायग्नोस्टिक स्टेज में। ये जो आपका डी मेंशन है ये आपका डायग्नोस्टिक स्टेज में, ओके। फिर क्या होता है जो आपके
माइक्रोफ्लैरिश शीट्स होते हैं, ये आपके मॉस्किटो के मिड गट में माइग्रेट करते हैं थोरैसिक मसल्स के थ्रू। फिर आपकी L1 लार्वा स्टेज बनती है, फिर आपकी L3 लार्वा स्टेज बनती है, फिर वही चीज़ जो आपके है वो आपका माइग्रेट करता है मॉस्किटो के प्रोवोसिक्स में, उसके बाद में फिर वो मॉस्किटो उसको ट्रांसफ़र कर देता है। तो फिलारिसिस आपकी दो में होती है, एक होती है ह्यूमन स्टेज, एक होती है मॉस्किटो स्टेज। ये मेनली इस तरीके से अफेक्ट करता है। फिर हम बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर जो भी पैरासाइट है वो इंटर करेगा ब्लड के थ्रू आपके लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन करेगा, इन्फ्लामेशन के बाद में इन लिम्फेटिक मसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। ऑब्स्ट्रक्शन के बाद में जो भी आपकी वेन्स प्रेजेंट होते हैं लिम्फ नोड पे, वहाँ पे एंडोफिलेबाइटिस होगा, मतलब कि इन्फ्लामेशन अकर होगा, जिसके बाद में जो अभी आपका सिक्रीशन होगा वर्म का, वो आपका क्या डेवलप कर देगा, एडेमा इन्फेक्टेड एरिया पे। फिर आपको लिम्फेटिक एडेमा मिलेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पैथोफिजियोलॉजी अकर हो जाएगी फिलारिसिस की। तो ये मेन चीज़ होती है। अगर मैं बात करूँ उसका कंट्रोल मेजर क्या है, तो आपको डिटेक्शन करना है ह्यूमन कैरीज डाइइथाइल कार्बामेजिन से, आपको रिकरेंट एंटी मॉस्किटो मेजर्स को देखना है, एंटी लार्वा मेजर्स को देखना है डिटेक्शन के लिए, और इनफेक्टिव स्टेज में आप पता कर सकते हैं जो भी आपके डिफेक्टिव होती है, जिसमें हम लोग कहते नहीं है डायग्नोस्टिक स्टेज, उसमें फिर आप माइनर में कर सकते हैं, जैसे कि फिलिंग ऑफ डिचेस कर सकते हैं, ड्रेनेज जो भी है उनको आप फिल कर सकते हैं, मॉस्किटो जो कैरीज करें उनको रेजिस्टेंट कर दे सकते हैं आप डॉट्स थेरेपी से। फिर पर्सनल प्रोफाइलेक्सिस में आप पर्सन को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, फिर पर्सन को इंसेक्ट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं फ्लोर पे और ओपन इन्वायरमेंट में सोने को, लोशंस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। प्रिवेंशन में आप वियर करें लॉन्ग स्लीव ड्रेस, मॉस्किटो नेट का यूज़ करें, जो भी वाटर कंटेनर्स है उसको कवर करें, मॉस्किटो नहीं जब वहाँ पे इकट्ठा होने पाएंगे। कीप इन्वायरमेंट क्लीन, आपके जो भी एरिया है वो क्लीन होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस में आपको क्या मिलेगा, कॉम्प्लिकेशंस में आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन मिलेगा स्किन का, लिम्फ सिस्टम का, आपकी जो स्किन है उसमें हार्डनिंग मिलेगी, आपका स्किन में डिसफिगरमेंट होगा और सेक्सुअल डिसेबिलिटी होगी। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो आपको देखने को मिलेगा फिलारिसिस डिजीज़ में। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिजीज़ डिप्थीरिया को। तो डिप्थीरिया क्या है, डिप्थीरिया आपकी एग्जीक्यूट हाईली कंटाजिनस टॉक्सिस मीडिएटेड इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ये मेनली आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपका क्या आता है, नोज आता है, थ्रोट आता है, लैरिंग्स आता है, फेरिंग्स आता है। ये आपका मेनली होता है किससे, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियल से होता है। तो बस ये मेन आपकी डेफिनेशन है जो आपकी आती है डिप्थीरिया की। डिप्थीरिया की अगर मैं बात करूँ मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो आपके दो आते हैं, एक आपका होता है रेस्पिरेटरी, एक आपका होता है नॉन रेस्पिरेटरी। अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेटरी की, तो आप ड्रॉपलेट्स हो जाएगा, नॉन में आपका आ जाता है किसी से आपने सिक्रीशन करा, आपने कोई भी मटेरियल यूज़ करा जैसे कि टॉय, थर्मोमीटर, उससे हो सकता है। इनक्यूबेशन पीरियड 2 से 6 दिन का होता है, उससे ज़्यादा भी जा सकता है। मेनली पैथोफिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, जो बैक्टीरिया होता है वो आपके नोज से फेरिंग्स तक पहुँचता है, वहाँ फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन आकर करता है, फिर वो सिक्रीट करता है अपने एक्सोटॉक्सिन्स को, जिसकी वजह से आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपको क्या मिलेगा, आपको फीवर मिलेगा, सोर थ्रोट होगा, वीक हो जाएगी आपकी पल्स, आपको रेस्टलेसनेस होगा, डिफिकल्टी होगी आपको स्वेलिंग में क्योंकि आपका फेरिंग्स प्रॉब्लम है, फिर आपको हॉर्सनेस मिलेगा, स्टॉर्डर मिलेगा, डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में। तो ये आपको कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा डिप्थीरिया पेशेंट में। मेन मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में जनरल में आपका आता है ड्रॉपलेट प्रिकॉशन करिए, आइसोलेशन करिए, जो भी पर्सन अफेक्टेड हो उससे आप दूर रहिए। ड्रॉपलेट से प्रिकॉशन करने के लिए आप हैंकरचीफ का यूज़ करिए, मास्क का यूज़ करिए। मेडिकेशन में आपको कंबाइंड या मिक्स्ड लेनी होती है, जो आपकी आती है डीपीटी, जो 6th मंथ पे जाती है, उसको हम लोग डिप्टेरिया प्रोटेओसिस टेटनस के नाम से भी जानते हैं। आप सिंगल वैक्सीन भी ले सकते हैं जो फॉर्मल टॉक्सोइड आती है, या फिर टॉक्सोइड एंटी टॉक्सिन की आती है। आप एंटीसेरा ले सकते हैं, इसके भी आप अलग अलग लेंगे, जैसे कि अगर ड्रग एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो आप पेनिसिलिन लेंगे 250 mg में लेंगे, अगर एरिथ्रोमाइसिन ले रहे हो तो 250 mg में लेंगे, अगर आप सर्जरी करा रहे हो तो आपको ट्रैक्यूस्टोमी ले करना है, फिर क्या होगा, रिमूवल कर देंगे आप ट्रैकिया का। फिर आप अगर सब क्यूटेनियस दे रहे हैं तो आपको यूनिट यूज़ करनी है 500 to 2000 यूनिट। आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका आता है पर्ट्यूसिस। अगर मैं बात करूँ पर्ट्यूसिस, इसको हम लोग बूफिंग कफ भी कहते हैं। बूफिंग कफ आपकी एक्यूट और हाईली इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज़ है रेस्पिरेटरी ट्रैक की। ये आपका बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस की वजह से होता है। इसमें आपको कफ होगा,
फीवर होगा। इसमें आपको वूफ करके कफिंग होती है, इसलिए हम लोग उसको वूफिंग कफ कहते हैं। इसके इंसिडेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये मेनली आपको स्कूल में जो चाइल्ड होते हैं उनको में देखने को मिल सकता है, 50% ऑफ केसेस में होता है। अगर मैं बात करूँ एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स की, तो एजेंट्स इसके आपको पता चल गया क्या है, दैट इज़ आपका बोटेला पर्ट्यूसिस है। इसमें अगर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात हो तो मेन टू मेन होता है। इन्फेक्शियस मटेरियल आपका नाजो सिक्रेशन होता है, मतलब कि जो आपका नीजल सिक्रेशन होता है उसकी वजह से होता है, तभी आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। इंटुबेशन पीरियड आपका चेंज होता रहता है। होस्ट फैक्टर की अगर मैं बात हो तो ये किसी भी एज में अफेक्ट कर सकता है, लेकिन मेनली ये अफेक्ट करता है इन्फेंट्स को, वो भी लेस देन 5 ईयर। सेक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये मेनली फीमेल चाइल्ड में ज़्यादा हो सकता है। ह्यूमिनिटी जिस पर्सन को होगी, जिस चाइल्ड को होगी, उसकी ह्यूमिनिटी क्या होगी, लो होगी। ये कब होता है, सीजन विंटर, जब ठंड का सीजन होता है तब आपको पर्ट्यूसिस देखने को मिल सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करो तो ड्रॉपलेट सिक्रेशन, ड्रॉपलेट में भी आपका नेजो सिक्रेशन आएगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आएगा। इंक्यूबेशन पीरियड आपका 7 to 14 डेज होता है, या फिर आपका इंक्रीज करके 3 वीक्स तक जा सकता है। कॉजेस में आपके नॉन मोटाइल आपके बेसिलस आएंगे। फिर आप सॉइल्ड लिनन की बात कर सकते हो, वो भी आ सकते हैं। फिर आपके डायरेक्ट इनहेल बाय कंटामिनेटेड ड्रॉपलेट हो सकते हैं, उनकी वजह से भी आपके डेवलप हो सकता है पर्ट्यूसिस। फिर आपकी आती है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, जो भी अभी हम लोगों ने इटोलॉजी पढ़ी उनकी वजह से होगा। वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो इंटर करेंगे आपके नोज के थ्रू इंटर करेंगे। फिर वो आपके जो सिलिएटेड एपिथेलियल सेल है वहाँ पे अडेयर होंगे। फिर जो मुकोसा है, मुकोसा को डैमेज करेंगे। डैमेज होने के बाद में आपको पैलोजाइमल कफिंग होगी। कफिंग के बाद में आपके बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज होंगे। वो सारे टॉक्सिन्स आपके टिश्यूज़ को डैमेज करेंगे। वो सारे टिश्यूज़ डैमेज आपके नर्वस सिस्टम को इंजरी प्रोवाइड करेंगे। फिर आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा। हम फिर से डिस्कस कर रहे थे पैथोफिजियोलॉजी को। सबसे पहले क्या होगा, ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, वो आपके सिलिएटेड एपिथेलियल सेल के पास क्या होंगे, अडेयर होंगे, मतलब इकट्ठा होंगे। फिर वहाँ पे जो भी मुकोसा म्यूकस सिक्रेट होता है, जो मुकोसा होती है, उसको क्या करेंगे, वो लोग डैमेज करेंगे। डैमेज करने के बाद में आपको कफिंग होगी। कफिंग के बाद में वहाँ पे टॉक्सिन्स रिलीज होंगे। टॉक्सिन्स रिलीज होते ही जो आपके लोकल टिश्यूज हैं वो डैमेज हो जाएंगे। फिर आपका मेन सीएनएस सिस्टम डैमेज होगा। सीएनएस के बाद में आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो मेनली क्या होता है, कफ आपको मिलेगा, पेशेंट में मलेज होगा, पेशेंट को हेडेक होगा, और पेशेंट की अगर ज़्यादा कंडीशन बुरी है तो डेथ भी हो सकती है। फिर उसके बाद में आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट आते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको पता है, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, नेजल स्वैब टेस्ट, सीबीसी टेस्ट, सीरम टेस्ट, डिफरेंशियल काउंट टेस्ट, ब्लड काउंट टेस्ट, तो ये आप कराएंगे पर्सन में। उसके बाद में आता है आप कंट्रोल कैसे करेंगे। तो कंट्रोल में आपके 2 मेथड आते हैं। एक आपका आता है पहला केस एंड कॉन्टैक्ट, दूसरा आता है आपका एक्टिव ह्यूमनाइजेशन। जो आपका केस और कांटेक्ट होता है, अगर मैं बात करूँ उसकी, तो उसमें सबसे पहले तो केस को अर्ली डायग्नोस करो, उसकी ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करो। केस को डायग्नोस करना। कांटेक्ट का क्या मतलब होता है, कोई भी मतलब जो भी इन्फेंट और यंग चाइल्ड को होता है, तो उसको पहले तो उस केस से दूर रखो, उसको प्रिवेंट कर सको, और उसको प्रोफाइलेक्टिव एंटीबायोटिक्स दे दो, जैसे कि वो प्रिवेंट कर सके उस बैक्टीरिया से। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में आप डीपीटी का यूज़ कर सकते हो। उसकी 3 डोसेज हम लोग पेशेंट को देते हैं, जो 1 से 2 महीने में इंटरवल टाइम पे देने होते हैं, 6 वीक ओल्ड पे। फिर आप पर्ट्यूसिस वैक्सीन भी प्रोवाइड कर सकते हो, और पैसिव ह्यूमनाइजेशन का भी यूज़ कर सकते हो। फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो आपको देखने को मिलेगा जिस चाइल्ड को पर्ट्यूसिस होता है। अगर मैं बात करूँ उसमें आपको सबसे पहले तो हर्निया मिलेगा। हर्निया भी इंग्वाइनल और अम्बलाइकल होगा। कहीं पे भी इंसिजन हुआ होगा वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। मेनली आपको कहाँ मिलेगा, इंग्वाइनल, जो आपका जेनिटल एरिया होता है वहाँ, और अम्बलाइकस प्रेजेंट होता है वहाँ पे आपको सेरिब्रल हैमरेज हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंजरी हो रही है। आपका राइट हार्ट फेलियर हो सकता है, आपका डिटैचमेंट हो सकता है रेटिना का, आप ब्लाइंड हो सकते हो, जो आपका वेनस प्रेशर है वो आपका इंक्रीज हो सकता है, और कॉन्वल्शन अकर हो सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा जिस पर्सन को पर्ट्यूसिस है। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन टेटनस की। टेटनस क्या है, ये आपकी एक्यूट डिजीज़ होती है। ये आपकी होती है एक्सोटॉक्सिन मीडिएटेड इन्फेक्शन से। ये आपकी क्लोस्ट्रीडियम टेटानी कॉज करती है। बस मेन आपका इतना सा है। इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपको लोकल टेटनस होता है, जनरलाइज्ड होता है, ट्रॉमेटिक होता है, प्यूरल होता है, ऑटोजेनिक होता है, इडियोपैथिक होता है, और आपका न्यूनाट्रम होता है। अगर मैं बात करूँ लोकल की, तो ये आपको 1%
केसेस में मिलेगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। इसमें क्या होता है, जो मसल्स होते हैं उसमें आपको स्पाज़म और कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। जनरलाइज़ में 80% पीपल सफ़र करते हैं और इसमें स्पाज़म अकर होता है फेस पे, और आपको फीवर भी मिलेगा। ट्रॉमेटिक अनकंट्रोल्ड वुंड पे अकर होता है। जो आपका प्यूरल होता है ये आपके ऑब्स्ट्रक्टिकल वुंड पे अकर होता है। ऑटोजेनिक ये आपकी ओटाइटिस मीडिया, मतलब कि जो आपका मिडल एरिया होता है ईयर का, उसमें अकर होता है। इन्फ्लामेशन हो जाता है। इडियोपैथिक में आपका अननोन कॉज होता है। और जो आपका न्यू नैट्रम होता है ये आपका अनस्टेबल मेथड होता है। ये मेनली अकर हो जाता है जब आप अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हो, मतलब कि आपका न्यूनेटल अकर में हो जाता है। तो ये आपका उस कंडीशन में डेवलप होता है। मेन अगर मैं बात करूँ इसके इंटुबेशन पीरियड्स की, तो ये 6 to 10 डेज में अकर होता है। ये वेरी भी करता है, आपके दिन से महीनों में भी जा सकता है। फिर हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी आपको क्या देखने को मिलेगी, ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर। इटोलॉजी क्या है, बर्न है, डॉग बाइट, इन्फेक्टेड वुड है, कट है, पंचर है। इनकी वजह से क्या हो गया, जो आपका बैक्टीरिया, जो आपका क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी बैक्टीरिया है, वो एंटर करेगा और वो रिलीज करेगा न्यूरोटॉक्सिन को। यही न्यूरोटॉक्सिन आपके नर्वस सिस्टम में जाके इनहिबिटर को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। फिर आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलेगा। सबसे सिंपल पैथोफिजियोलॉजी टिटनेस की है। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या मिलेगा, लोकल में आपको कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, स्पाज्म का, मसल्स का इन्फेक्शन होगा, इंजरी होगा, फीवर होगा। जनरलाइज में लॉक हो जाएंगे, जो फेशियल स्पाज्म होगा, स्टिफ हो जाएगी नेक, डिफिकल्टी होगी स्वॉलो में, आपके ऑस्थमस होगा, आपको फीवर मिले, आपको डेथ भी हो सकती है जनरलाइज्ड मैनिफेस्टेशन में, क्योंकि 80% पीपल पर सफ़र कर रहे हैं जनरलाइज से। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिएगा। और लोकल आपका 1% केसेस मिलता है, लेकिन उसमें भी आपका 1% फेटल जाता है। फिर हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक की। तो डायग्नोस्टिक में आप वही हिस्ट्री कलेक्शन कराएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे, टिटनेस एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे पर्सन में, फिर आप लंबर पंचर टेस्ट कराएंगे, इलेक्ट्रॉन माइलोग्राफी टेस्ट कराएंगे, स्पैटुला टेस्ट कराएंगे। ये आपका एक मेन टेस्ट होता है टेटनस के लिए। इसमें हम लोग सॉफ्ट टिप्ड इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं पेशेंट के जो फेरेंजियल एरिया उसमें डाल के, और उसमें असेस करते हैं। उसके बाद में पेशेंट से क्लियर हो जाता है। हम लोग ब्लड कल्चर कराते हैं, और WBC की इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि ये एक क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है। फिर आपका आता है मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, जो भी वुंड है उसको आप फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट केयर प्रोवाइड करोगे। अननोटिस वुंड है, फ्रैक्चर या है, तो वहाँ पे आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स को एडमिनिस्टर करोगे। आप मसल स्पाज्म स्टिफनेस के लिए आप एंटी कॉन्वल्सेंट का यूज़ करोगे, और उसमें आपका आती है डायज़ापाम। फिर मसल्स रिलैक्सेंट के लिए आप बेंजोडियाजेपिन का यूज़ करोगे। आप न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के लिए वेनक्रूमिन ड्रग का यूज़ करोगे। एंटीबायोटिक में आप यूज़ करोगे पेनिसिलिन, जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। तो ये कुछ आपके ये कुछ आपके मेडिकल मैनेजमेंट है जो आपके टिटनेस में आते हैं। फिर सर्जिकल मैनेजमेंट में आप वुंड डिब्राइटमेंट करेंगे। इसमें क्या होता है, जहाँ पे भी वुंड होता है उसको इंसीजन करके वहाँ पे जो भी क्लीन करते हैं और डेड सेल्स को रिमूव करते हैं। मेन कवर क्या होता है, जो हम लोग कट डाउन करते हैं और नेक्रोटिक टिश्यूज या सेल्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। फिर आपका आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में आप मेंटेन करेंगे एयरवे को, मेंटेन करेंगे प्रॉपर वेंटिलेशन को, प्रॉपर वुंड हीलिंग ड्रेसिंग प्रोवाइड करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे ड्रग को, प्रिवेंट करेंगे कोई भी कॉम्प्लिकेशन टिटनेस से। ये सारी चीज़ें आप मेंटेन करेंगे एक पर्सन में। फिर आपकी नेक्स्ट डिजीज़ आती है पोलियोमिलाइटिस। पोलियोमिलाइटिस आपकी एक्यूट वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ये आपके RNA वायरस की वजह से होती है। ये आपकी रेप्लिकेट करती है GI ट्रैक्ट में, फिर आपकी रीच करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, फिर आपके डैमेज अकर होता है स्पाइनल कॉर्ड में। इसका रिस्क फैक्टर, और अगर मैं बात करूँ कॉजेटिव एजेंट की, पॉजिटिव एजेंट इसका पोलियो वायरस है। रिस्क फैक्टर इसमें पर्सनल कांटेक्ट है, कांटेक्ट विद फीकस है, और लो इम्यूनिटी या कंटामिनेटेड वाटर है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका दो आता है। एक आता है आपका फीको ओरल रूट, जो आपका कंटामिनेटेड फिंगर की वजह से हो सकता है। दूसरा आता है आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो आपका ड्रॉपलेट के थ्रू से हो सकता है। फिर हम बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी में सिंपल सी बात है, जो आपका पोलियो वायरस है वो आपका इंटर करेगा GI ट्रैक्ट में, वहाँ पे क्या करेगा, रेप्लिकेशन अकर करेगा,
फिर उसके बाद में ब्लड स्ट्रीम इंटर करेगा, फिर वहाँ से सीएनएस में जाएगा, फिर सीएनएस में जाने के बाद में अटैक करेगा एंटीरियर हॉर्न सेल को, फिर वहाँ पे मोटर पैरालिसिस अकर होगा, फिर वहाँ पे आपका पैरालिसिस अकर होने के बाद में आपको पोलियोमिलाइटिस के साइनल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो ये आपके बुक में बहुत ही थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट और या फिर आप कह सकते हो एलैबोरेट करके दे रखा है, लेकिन मैंने मेनली आपको 4 से 5 पॉइंट बताए जो आपके लिए मेन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, उसके बाद में लिखेंगे जो पोलियो वायरस है वो आपका इंटर कर चुका है और एप्लीकेट करेगा जीआई सिस्टम में, फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो कहाँ जाएगा, सीएनएस में, फिर सीएनएस में सबसे ज़्यादा अफेक्ट किसको करेगा, अटैक किस पे करेगा, एंटीरियर हॉर्न सेल पे, फिर मोटर पैरालिसिस होगा, फिर आपको साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे पोलियोमिलाइटिस के। साइन एंड सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलेगा, साइन एंड सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको फीवर मिलेगा, वॉमिटिंग मिलेगा, कॉन्स्टिपेशंस मिलेगा, पेन मिलेगा, नोजियो स्टिफनेस मिलेगा, आपको हाइपर पैरेस्थीसिया होगा, पैरालिसिस हो सकता है, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है पैरालिसिस का। लेकिन अभी हमने सारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको एक साथ बता दिया, लेकिन इसमें क्या डिवाइड करके दिया है, प्रोडोमल स्टेज में दिया है, प्री पैरालिटिक स्टेज में दिया और पैरालिटिक स्टेज में दिया है। तो पहले आपका अफेक्शन से मतलब ऑनसेट ऑफ डिजीज से पहले का रहेगा, पैरालिसिस से पहले, पैरालिसिस के बाद की कंडीशन में आपको ये देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक आपका सिंपल सा रहेगा, हिस्ट्री कलेक्शन रहेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन रहेगा, सीएसएफ एनालिसिस रहेगा और आइसोलेशन ऑफ वायरस रहेगा। बस ये कुछ 4 आपके डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन रहेंगे। फिर आपका आता है मैनेजमेंट, फिर आपका आएगा नर्सिंग मैनेजमेंट, फिर आपका आएगा कॉम्प्लिकेशंस। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट की। इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें हम लोग फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं, जो भी आपके सिम्टम्स आ रहे हैं उनको मैनेज करते हैं। फीवर है तो एंटीपायरेटिक देंगे, कॉन्स्टिपेशन है तो लैक्सेटिव देंगे, पेन है तो एनाल्जेसिक सेडेशन देंगे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या फिर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स ड्रग को देते हैं। मेनली हम लोगों ने क्या करा, जो सिम्टम्स अराइज हो रहे थे उसके ही लिए हम लोगों ने प्रिस्क्राइब मेडिकेशन को प्रोवाइड कर दिया पर्सन में। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले पेशेंट को एजुकेट करेंगे सैनिटाइजेशन हाइजीन के बारे में, उनको प्रॉपर डिस्पोजल बताएंगे कि यूरिन और फेकल का आपको करना है, वरना ऐसी चीज डिजीजेस डेवलप हो सकती हैं। आइसोलेशन करना पड़ेगा पेशेंट को 1 हफ्ते के लिए, पेशेंट को एडवाइस करना है कि उसको भीड़ में नहीं रहना है क्योंकि एक से दूसरे में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। फिर आप जो पेस्चराइज्ड मिल्क होता है उसको अवॉइड करना पेशेंट में, आपको फ्रूट्स वॉश करके प्रोवाइड करना है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर आएंगी, आपके नर्सिंग मैनेजमेंट में आएंगी। फिर आता है आपका कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं पर्सन में जिस पर्सन को पोलियो वायरस से अफेक्शन है। तो सबसे पहले तो आपको ब्रोंको निमोनिया मिलेगा, मतलब कि जो आपके ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं वहाँ पे आपका इन्फेक्शन अकर हो जाएगा। पैरालिसिस मिलेगा क्योंकि आपका जो मोटर पाथवे उस पर अफेक्ट हुआ है। आपकी एट्रॉफी होगी मसल्स की क्योंकि वहाँ पे मास मसल्स का क्या होगा, रिडक्शन होगा। प्रिवेंशन में आप इम्यूनाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं, आप वैक्सीन का यूज़ कर सकते हैं और इसके भी अलग अलग मतलब मेथड्स होता है, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। फिर आपकी लास्ट डिजीज़ है इस यूनिट की, वो है आपकी कोविड-19। कोविड-19 आपको पता है रेस्पिरेटरी इलनेस है, ये आपके वायरस से होती है, उस वायरस को हम लोग कहते हैं कोरोना वायरस। ये मेनली आपका कहाँ से डिस्कवर्ड हुआ था, चाइना में हुआ था। इंसिडेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये ग्लोबली आपका 5:18 PM CEST 28 सितंबर 2022 को मिला था। इसका कन्फर्म हुआ था, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब नंबर्स में डेथ हुई थी। रिपोर्ट 25 सितंबर 2022 में हुआ था। वैक्सीन डोजेस हम लोगों ने इतने % में डन करा था। तो ये आपके कुछ नंबर्स हैं जिनको आप लर्न कर सकते हैं। कॉजेज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका सार्स कोविड-2 है जो आपका कॉजेटिव एजेंट आता है जिसकी वजह से कोविड-19 अकर हुआ था। अगर मैं बात करूँ इसका सार्स कोवी-2 का मतलब क्या होता है, तो सार्स का फुल फॉर्म क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ये डिजीज़ कॉज्ड करता है कोविड-19 को। कोविड-19 का स्ट्रक्चर ये आपको बनाना पड़ेगा। इसमें आप देख रहे हैं जो आपके बाहर स्पाइक्स लगे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन, जो आपका एस से आता है। फिर 2 स्पाइक के बीच में जो आपकी होती है वो आपकी मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। फिर एक आपका एज ए इंसुलेटर रहता है वो आपका न्यूक्लियो प्रोटीन रहेगा। फिर आपके जो जीनोम की अगर मैं बात करूँ तो वो आपका RNA रहेगा। फिर आपकी मेम्ब्रेन रहेगी वो आपकी स्मॉल एनवलप रहेगी। फिर एक कवरिंग रहेगी जिसको हम लोग HE मतलब कि हीमोग्लोबिन
एस्ट्रोरेस के नाम से जानते हैं। तो ये कोविड-19 का डायग्राम है, आपको एज इट इज़ उसको प्रिपेयर करना है। फिर बात आती है इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। तो इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूँ तो इसके 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आपका होता है डायरेक्ट, फिर आपका होता है इनडायरेक्ट। आपको कोविड-19 में पता है डायरेक्ट मतलब कि आप उस पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए ड्रॉपलेट के तो हो गया। इनडायरेक्ट में आपने उस पर्सन की कोई भी आर्टिकल्स, कोई भी मटेरियल को यूज़ कर लिया तब आपको हो गया। फिर आपका आता है पैथोफिजियोलॉजी। जो आप ये फिगर देख रहे हो ये पूरा पैथोफिजियोलॉजी को बताया, जो कि एक सच बताऊँ बिल्कुल सही नहीं दे रखा था, नहीं समझ में आएगा। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख दिया, आपको इस तरीके से अपनी प्रिपेयर कर लेनी है पैथोफिजियोलॉजी। तो क्या है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर जो वायरस है वो इंटर करेगा, इंटर करने के बाद में इनिशियली क्या करेगा, इन्फेक्शन अकर करेगा। क्या करेगा, इनिशियली इन्फेक्शन करेगा, उसके बाद में वायरल इन रेप्लिकेशन करेगा, फिर आपकी बॉडी में स्प्रेड करेगा। स्प्रेड करके सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसका इम्यून रिस्पॉन्स पे रहेगा। फिर वहाँ पे साइटोकाइन स्ट्रोम होगा। साइटोकाइन स्ट्रोम के बाद में आपके टिश्यू डैमेज हो जाएगी। टिश्यू डैमेज के बाद में आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा। तो ये सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी जो मैंने गूगल से निकाली है एज कंपैरिजन टू बुक, बहुत ही सिंपल सी है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। कुछ नहीं, आपको पता है जो वायरस है वो इंटर करेगा, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन करेगा, वायरल जो आरएनए जीनोम है वो रेप्लिकेशन करके स्प्रेड करेगा, सबसे ज़्यादा इम्यून को रिस्पॉन्ड करेगा। फिर साइटोकाइन स्टॉर्म करेगा जो आपके टिश्यू उसको डैमेज करेगा। फिर आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और साइन एंड सिम्टम्स की बात करूँ तो आपको वही मिलेंगे जो आप कोविड-19 में ऑब्जर्व करे थे। आपको फीवर मिलेगा, आपको कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगे जैसे कि आपको हाइपर कोगुलिटी मिलेगी, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मिलेगा, इन्फ्लामेशन होगा, आपको जीआई में प्रॉब्लम होगी जैसे कि एब्डोमिनल पेन होगा, नोजिया होगी, वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा, आपको इम्पेयर्ड लीवर फंक्शन मिलेगा, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मिलेगी, आपकी शॉर्टनेस हो जाएगी, ब्रीदिंग इन्फ्लामेशन होगा, लंग एडेमा हो जाएगा, साथ ही साथ आपको डिजीज़ ट्रांसमिशन हो जाएगी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। तो ये कुछ आपके साइन एंड सिम्टम्स है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, आफ्टर दैट मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूँ डायग्नोस्टिक की तो आप सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, स्वैब टेस्ट करोगे। स्वैब टेस्ट से आपको एंटीजन पता चल जाएगा, फिर उस अकॉर्डिंग आप एंटीबायोटिक प्रोवाइड कर दोगे पर्सन को। आप चेस्ट एक्सरे करा सकते हो, जो भी लंग इन्फेक्शन डिजीज होगी वो आपको पता चल जाएगी। आप सीटी स्कैन करा सकते हो लंग इन्फेक्शन के लिए। तो आपको ये कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जो आप करवा सकते हो। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आपका एक फ्लो चार्ट भी दे रखा है, उसको भी आपको डिटेल में पढ़ना है। तो अगर मैं बात करूँ, ये आपका फ्लो चार्ट है जो मेंशन है, ये मेनली क्या है, इसमें हम लोग टेस्ट क्यों कराते हैं, इसकी नीड क्या है। तो इसके 2 में डिवाइड होता है। एक होता है, एक आप करोगे करंट कोविड-19 टेस्ट के लिए और एक होता है पास्ट कोविड-19 टेस्ट के लिए। इसमें आप क्या करोगे, डिटेक्ट करोगे जेनेटिक मटेरियल को वायरस से। इसमें आप जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए आप उसका टेस्ट करोगे। तो मेनली क्या होता है, जो टेस्ट होता है वो आपका 2 बेसिस पे होगा। एक आपका करंट के लिए होगा, करंट कोविड-19 इन्फेक्शन के लिए होगा। एक होता है पास्ट कोविड-19 इन्फेक्शन के लिए। करंट में आप एंटीजन मॉलिकुलर टेस्ट कराओगे जिसके एग्जांपल होता है आपका आरटी लैम, आरटी पीसीआर। आरटी लैम, आरटी पीसीआर आपका एग्जांपल है। जो आपका सीरोलॉजिकल टेस्ट है उसके एग्जांपल आपका एलएसआ होगा। यही चीज़ आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में दे रखी है, आप वीडियो में देख रहे हो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन लैंग्वेज एकदम इसकी सिंपल सी, इसलिए मैंने इसको बुक में मेंशन कर दिया था। कुछ नहीं है, जो आप टेस्ट करा रहे हो वो क्या है, वो इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है। तो ये आपका 2 टेस्ट होता है, एक होता है करंट कोविड-19 इन्फेक्शन टेस्ट, एक होता है पास्ट कोविड-19 इन्फेक्शन टेस्ट। करंट में आप एंटीजन मॉलिकुलर टेस्ट करते हो जिसमें आप एग्जांपल लिखोगे आरटी लैम, आरटी पीसीआर। सीरोलॉजिकल टेस्ट में आप एग्जांपल लिखोगे एलएसआ। ये आपका मेन टेस्ट आता है कोविड-19 के लिए। फिर आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए आपके पॉइंट्स आता है आइसोलेशन ऑफ पेशेंट और वैक्सीनेशन और कुछ होम बेस्ड सर्वेलेंसेज। फिर प्रिवेंशन आता है। प्रिवेंशन में आप क्या क्या करोगे, तो प्रिवेंशन में पर्सन जिस पेशेंट को कोविड-19 था सबसे पहले तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, हैंड वॉशिंग कर देते, पीपीई किट का यूज़ करते थे, वैक्सीनेशन का यूज़ करते थे और डिसइंफेक्शन का यूज़ करते थे, क्लीन बहुत ज़्यादा रखते थे, हैंड स्क्रब का यूज़ करते थे, पब्लिक में हम लोग मास्क यूज़ करते थे, डिस्टेंस यूज़ करते थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता है, क्यों, क्योंकि आपने ये सारे प्रिवेंशन मेंटेन करे थे कोविड-19 के टाइम पे। कोविड-19 टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। यूनिट 11 जो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। इस यूनिट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।